आर्थिक विकास की समझ। तो यद्यपि आर्थिक गतिविधियां तीन विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर है। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे हम समझाएंगे आपको। तो देखेंगे हम लोग, पहले तालिका देखेंगे 2.1। तो 2.1 में देखेंगे कि आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण। तो उदाहरण और यह क्या प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले दो कॉलम बनाएंगे, उसमें एक में लिखेंगे उदाहरण, दूसरा में लिखेंगे यह क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो उदाहरण में देखेंगे, लिखेंगे कि कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ने बेचने के इनकार कर दे तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड देखेंगे, कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती है और न अन्य देशों को कपास आयात करने का निर्यात करती है तो कपास की खेती का क्या होगा। भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते हैं तो वे दिवालियां भी हो सकती हैं। तो तथा कपास की कीमत गिर जाएगी। थर्ड में देखेंगे कि किसान ट्रैक्टर, कंपेस्ट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसे अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरकों को फॉस्फेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा, खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा। औद्योगिकी और सेवाओं क्षेत्रों के में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल कर दी है और ग्रामीण क्षेत्रों के सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। शहरी क्षेत्रों में भोजन की कीमत कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पादों बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ प्रदर्शित क्या करता है, यह द्वितीय या औद्योगिकी क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिकी क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है। तो आइए हम लोग इस चीज़ को जान गए, है ना, और आओ इन पर विचार करें। जैसे कि विभिन्न क्षेत्रकों को परस्पर निर्भरता दिखाते हुए उपयुक्त सारणी को भरें। जैसे कि सेकंड में लिखा है, पुस्तक में वर्णित उदाहरणों में विभिन्न उदाहरणों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की अंतर की व्याख्या करें। थर्ड में देखेंगे, निम्नलिखित व्यवसायों की प्राथमिकता, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों को विभाजित करें। जैसे कि दर्जी, पुजारी, कुम्हार, टोकरी, बुनकर, कुरियर पहुंचाने वाला, मधुमक्खी पालक, फूल की खेती करने वाला, दिया सलाई करने कारखाने में श्रमिक, अंतरिक्ष यात्री, दूध विक्रेता, महाजन, कॉल सेंटर का कर्मचारी, मछुआरा, माली, ये सब जो है सो माने कि प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र विभाजित में आते हैं। अब विद्यालय को छात्रों को प्राप्त प्राथमिकी और द्वितीय अथवा वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजित को कसौटी क्या है, क्या आप मानते हैं कि यह विभाजन उपयुक्त है, चर्चा करें। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो अब हम लोग जानेंगे तीनों क्षेत्रकों की तुलना। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र की विविध उत्पाद कार्यों में काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितने वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पाद और बेरोजगार की दृष्टि में से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। अब देखेंगे कि संख्या की योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है। अब देखिए कि आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि हम 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपये होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 5,000 रुपये होंगे, 50,000 रुपया होगा। इसी प्रकार
तीनों क्षेत्रों के वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती और उसके बाद योगफल प्रदान करते हैं। अब देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुएं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पाद को कैसे जानते हैं। तो आप सोचते होंगे कि हजारों संख्या में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल बृहद कार्य है और बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलों और फर्नीचरों की ध्यान में रखते यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तुओं का सेवा की गणना करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल में 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है, तो मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिल्कुल कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाज़ार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में 15 रुपये में प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट की अंतिम उत्पाद अर्थात वह वस्तुएं जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाओं की ही होती है। गणना क्यों की जाती है? दिए गए उदाहरणों में अंतिम वस्तुएं विपरीत गेहूं और आटा जैसे वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के निर्माण के इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुएं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट अंतिम वस्तुएं में मूल्य 60 रुपये में से ही पहले से ही आटा का मूल्य कितना है? 10 रुपये शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं होता है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तुएं के साथ मूल्य की गणना की कई के बारे में करते हैं और पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और अत्यंत अंतिम वस्तुएं बिस्कुट के रूप में मूल्य की बार गणना करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक जाने। फिर तो किसी वस्तुएं वर्ष के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का उच्चलित एवं मूल्य सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पाद की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद SDU यानी कि सकल घर उत्पाद है ना, सकल घरेलू उत्पाद है ना कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। SDU यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं का विशालता प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था का अधिकांश भारत में SDU यानी कि सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है और तब GDP का अनुपालन करता है। अब देखें, अनुपालन करता है। अर्थव्यवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र के बेरोजगार करते थे। लंबे समय 100 वर्षों से अधिक के बाद और विशेषकर निर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन में से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेती में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे हैं। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा था कि कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पाद वस्तुएं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पाद एवं रोजगार की दृष्टि द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया।
इसी कारण अतिरिक्त समय में से भी कम काम होने लगा और इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। विगत रूप से ऐसा भी संचालित है कि 100 वर्ष से विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र के तृतीय क्षेत्र की ओर से पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पाद की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोगों को सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्ष्य देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में से एक पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? हमें इसे अगले खंड में देखेंगे।